तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो ऑर्डर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे आप लोग पहले वाली जो वीडियो हमारा व्याकरण का 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और यूट्यूब पे, अगर आप नहीं देखे होंगे पहले तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाए हुए हैं। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होता है, बोली क्या होता है, लिपि और बोली में अंतर क्या होता है, ये सारा जितने भी इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ जो होते हैं ना, वो सब का पोस्टमार्टम हम लोगों ने किया हुआ था पिछले वीडियो में। अगर भाई साहब उस वीडियो को आप नहीं देखें तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको देखना चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें कंसेप्ट जो होंगी वो क्लियर होगी, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा सा उस चीज़ों को समझिए, उस चीज़ को देखिए, ठीक है ना। पहले जाइए, आपका जो है उस वीडियो का, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर उसको समझिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपको बाकी जब कंसेप्ट अगर क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप यहाँ से शुरू कीजिए, कोई हर्ज नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार। आपको हम पढ़ाए थे कि हिंदी व्याकरण को हम लोग कितने भागों में बांट दिए थे? 5 भाग में बांटे थे। पहला वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। टोटल 5 भाग में हम लोग बांटे हुए थे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत क्या करेंगे? पहला पार्ट जो वर्ण विचार है। तो सिंपल बात है, आप सोचिए वर्ण विचार किसे कहेंगे? क्या बोलिएगा आप? वर्ण विचार का परिभाषा अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? सिंपल समझिए, वर्ण विचार जो है ये हिंदी व्याकरण का कौन सा भाग है? पहला भाग है। तो क्या बोलेंगे? हिंदी व्याकरण का वह पहला भाग जिसके अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करते हैं। किस पर विचार करेंगे? वर्णों पर विचार करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार। इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थोग्राफी। इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए क्या करें? बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब वर्ण विचार कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हो कि हम वर्णों पर विचार करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, बात समझ रहे हैं? ये सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले आइए वर्ण की परिभाषा को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। कहता है क्या है कि बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी यानी सबसे लघुतम इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी कहने का मतलब यही हो गया कि अब उसे नहीं बांटा जा सकता है, अब उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अब उसके निर्माण से उससे बड़ा चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, उसके मतलब मिलने से। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि घर बनाना है अगर, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ईंट, बालू, सीमेंट, बात समझे कि नहीं? तो ये सभी चीज़ मिल करके तब घर का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह जो होता है ना, आप जब शब्द आप भाषा कहते हैं तो भाषा में भी वर्ण जो है ना उसका सबसे छोटा पार्ट है। वर्ण, बहुत सारा वर्ण मिल करके शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से भाषाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें कि बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा ही क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा एक जो है आपको किताबी एक आपको परिभाषा हम दे सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये एक क्या है आपका किताबी भाषा में आपको हर जगह पर इस तरह का परिभाषा देखने को मिल जाएगा। अब आता है कि वर्ण होता क्या है, वो कौन कौन सा वर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो अ से लेके औ तक जो होगा आपका ये टोटल 11 गो होगा वर्ण, जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरी क ख ग घ ये सब जो होता है टोटल व्यंजन वर्ण होता है। अर्थात कुल मिलाकर अगर कहें तो 2 तरह के वर्णों का स्वर व्यंजन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, थोड़ा समझिए। हम तो बोल दिए कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा जब वर्ण होगा तो उसका कहीं ना कहीं जो है एक समूह बनेगा, बात समझे कि नहीं। तो फिर उसका जो समूह होगा, उसका जो एक तरह से इकट्ठा किया हुआ रूप होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलते हैं वर्णमाला। सिंपल बात है। आप देखिए, बहुत सारा फूल होता है और उस फूल को क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के आगे पीछे करके सजा देते हैं, तो क्या होता है? एक माला का रूप बन जाता है, बात समझे कि नहीं। एक धागा लेंगे और एक दूसरे को एक दूसरे से मिला करके, बांध करके क्रमबद्ध रूप से उसको जब हम तैयार करेंगे तो वो क्या तैयार हो जाएगा? माला तैयार हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे वर्णों को अगर क्रमबद्ध रूप से उसको हम अध्ययन करेंगे, उसको सजा करके पढ़ेंगे, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, करें हिंदी में वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुछ 46 वर्ण यहाँ बताया तो जा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोर्स से आपको अलग अलग नंबर भी देखने को मिलेगा। जैसे देखिए,
बहुत जगह पर 52, बहुत जगह पर 48, बहुत जगह पर 50 भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा दिमाग में ये बैठा के रखिएगा। कभी भी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना नहीं आ सकता है कि वर्ण का संख्या कितना हुआ, क्योंकि जितने भी व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं, व्याकरण के जो विद्वान रहे हैं, वो सभी लोगों का अलग अलग मत रहा है। तो मत कभी भी एक जैसा हुआ नहीं है कि चलो भाई हाँ सभी लोग बोलते कि नहीं 48 ही संख्या होगा, 52 ही संख्या होगा। कोई एक संख्या सुनिश्चित नहीं हो पाया अभी तक। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आपको बहुत कम मिलेगा देखने को, ठीक है ना। अब आइए हम आगे देखते हैं। करें उच्चारण के आधार पर वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मतलब उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भाग में बांट दिया गया? 2 भाग में। एक को बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। बात समझ आया क्या? उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भाग में। एक को बोला गया क्या बोला गया मेरे भाई? स्वर वर्ण, और दूसरा को बोला गया व्यंजन वर्ण। इतना क्लियर हो गया। अब आइए, अब देखिएगा, खूब ध्यान से समझिए। अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को हम देखेंगे एक एक करके उसका परिभाषा। सबसे पहले कुछ नंबर्स है जो है ना, इसमें सबसे अधिकतम नंबर कितना है? 52 है। तो हम क्या करेंगे, उस 52 को एक तरह से एक एक करके समझ लेंगे, कौन कौन सा कितना संख्या, कौन सा वर्ण का संख्या कितना होगा, और टोटल को मिलाकर 52 जो होगा वो कैसे होगा उसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए स्वर वर्ण का जो टोटल संख्या होता है वो 11 होता है। इतना तो क्लियर हो चुका। दूसरा अयोगवाह, जो अंग और अह, बात समझे कि नहीं, जो हम लास्ट में पढ़ते हैं अ में, उसको हम कहते हैं अयोगवाह। उसका टोटल संख्या 2 होता है। स्पर्श व्यंजन यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक टोटल में 5-5 गो होता है, और 5-25 टोटल 25 को हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये टोटल 4 गो। उस व्यंजन तलाबे से मूर्धन से दंती स और ह, ये 4 गो। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, ये टोटल 4 गो। ड और ढ, बात समझे कि नहीं, ड और ढ ये जो होता है उद्क्षिप्त व्यंजन, या फिर उसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके नीचे जब लग जाता है, बात समझे कि बिंदु, तो ड और ढ हो जाता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब सोचिए थोड़ा सा, ये जो ये दोनों जो वर्ण है इसको उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। और टोटल को आप जोड़िएगा तो 52 इसका संख्या आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। ये टोटल अधिकतम संख्या है। अब कहीं कहीं जो होता है ड और ढ को छोड़ दिया जाएगा, ड और ढ को छोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 50 को हो जाता है। कहीं कहीं जो है अयोगवाह को छोड़ दिया जाएगा तो 48 को हो जाएगा। बस हम देख रहे। अब आगे भी जाकर के जो होता है ना, आप बहुत सारा कुछ ऐसा भी वर्ण होगा जिसको वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन में से कुछ वर्ण को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके वो 46 ही हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा भाई साहब, अगर इतना आपको क्लियर से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब आइए, अब बात क्या हो रहा है यहाँ पर, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं? स्वर वर्ण की परिभाषा को हम लोग देखेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा हम जो है कैमरा को मूव कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझिए स्वर वर्ण क्या होता है, खूब गौर से समझिएगा। स्वर वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल, ठीक है ना, वॉवेल बोलते हैं। अब इसको हम लोग परिभाषा में कैसे देखेंगे, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, और जिसके उच्चारण में, यानी स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, जो किसी के सहायता के बिना हो। स्वतंत्रता का मतलब यही हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह स्वर वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण का टोटल संख्या 11 है, और उसमें से आप देखेंगे अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ औ। और टोटल का जो होगा मात्रा कैसे होगा, आ का आकार होता है, छोटी ई का ऐसे होता है, बड़ी ऐसे होता है, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री ए ऐ ओ औ, ठीक है ना, यही आकार होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर अगर मान लीजिए, यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर से लिख के बता देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको क देखने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मान लीजिए कहीं पे क देखने को मिल जाए, क ऐसे क देखने को मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है स्वर और व्यंजन दोनों है। तो कौन सा स्वर कौन व्यंजन है, तो देखिए, और क में जब हलंत नीचे लगा देंगे इसका मतलब आधा हो गया है, ठीक है ना। इसमें क्या लगा है, कौन स्वर लगा है, तो आप देखिए इसमें क्या लगा है, क आप प्लस ऐसा ही ना लगा हुआ है औ। तो ये वाला मात्रा किस में आ रहा है, ये वाला मात्रा आप किस में आ रहा है, औ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये किसका हो जाएगा, क हलंत प्लस औ क्या हो जाएगा, क। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर करेंगे नू तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए न हलंत हो जाता है, ठीक है ना। ऊ जो है ये क्या है, छोटी ऊ है, तो छोटी ऊ यहाँ पर लिख देंगे, छोटी ऊ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है।
अब देखिए उसी तरह क्या होगा कि अब आपसे कोई पूछ देगा कि भाई साहब कौन सा व्यंजन में अगर मान लीजिए कौन सा वर्ण स्वर वर्ण लगा हुआ है, तो वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर चलना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे आपको हम समझाते हैं एक चीज़, देखिए यहाँ पर ये मार्कर जो है ना गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए थोड़ा सा एक और बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क सिंपल दे दे, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें इसका मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा क में हलंत प्लस अ दिख रहा है, क्योंकि इसमें अ दिखता नहीं है। ये वर्ण ये व्यंजन को क्या करता है, पूर्ण बनाता है। व्यंजन को ये व्यंजन को पूर्ण बना देता है। क्या बनाता है, व्यंजन को पूर्ण बना देता है। इतना तो क्लियर हो गया। अगर उसी तरह ख आ जाए तो इसका मतलब सिंपल है कि ये ख प्लस अ के मिलने से बना है, यानी ख में हलंत यानी आधा ख हो जाता है, ठीक है ना, शुद्ध व्यंजन यही हो गया। और इसमें अ मिल जाएगा तब जो होगा ये व्यंजन होगा, पूर्ण रूप से बने पाएगा। बस समझे कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब ये थोड़ा सा आपके पास कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप तुरंत वहाँ पर जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपको कहेंगे वर्ण विच्छेद की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे रोहन का तोड़िए, तो रोहन, रोहन आप तोड़िएगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए र हलंत आप प्लस र में ओ लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। ह अगर सिंपल है इसका मतलब उसमें अ लगा है, ठीक है ना। फिर उसी तरह यहाँ 9 है तो 9 सिंपल है तो 9 आप प्लस अ हो जाएगा। तो ये टोटल रोहन का संधि वर्ण विच्छेद हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बवाल तरीका से आप कर सकते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग बवाल मचाते हुए, ठीक है ना। चलिए देखिए इतना छोटा छोटा चीज़ है ना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही सब चीज़ आपको नॉलेज में नहीं होगा तो फिर बड़ी बवाल तरीका से जो होता है ना आपकी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है ना। ये छोटा छोटा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अब चलिए हम लोग स्वर वर्ण को तो देख लिए, अब स्वर वर्ण के प्रकार को देखेंगे। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम केवल स्वर वर्ण के प्रकार तक देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अब कुछ ललन टप बात को समझिए, जो स्वर वर्ण से रिलेटेड जो होगी ललन टप बात होगा, उसी को समझना है। देखिए करेगा मूलतः स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11 होता है, यानी स्वर वर्ण का संख्या मूल रूप से कितना होता है, 11 होता है। हिंदी वर्णमाला में अ अनुस्वार और अह को स्वर वर्णों के साथ लिखने की परंपरा है, किंतु ये स्वर वर्ण नहीं है। कह रहा है क्या कि हिंदी वर्णमाला में हम अ आ जब पढ़ते हैं तो उसमें अंग और अह दोनों को तो लिखा जाता है, लेकिन ये लिखने की परंपरा तो है, लेकिन ये स्वर वर्ण है नहीं। बात समझे कि नहीं, इसको कहते हैं हम लोग अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो अयोगवाह का संख्या कितना है, 2 हो जाएगा। अ अनुस्वार अंग और अह, बात समझे कि नहीं। जैसे हम लिखते हैं, आपको याद रखिएगा, मतलब अंधकार लिखते हैं तो अ पर अनुस्वार हो गया, अ पर अनुस्वार हो गया तो उ अंग हो गया। बात समझे कि नहीं, क्यों, अच्छा देखिए इसका जो होता है ना रूप हमेशा बदलते रहता है। अ पर अनुस्वार का जो रूप होता है वो हमेशा बदलते रहता है, वो आपको बाद में बताएंगे कैसे। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ओ, खूब ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ क्या करें, ओ जो है ना इसे अर्धचंद्र कहा जाता है, इसे अंग्रेजी की स्वर ध्वनि कहते हैं। अब खूब ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर भी ये अ लगा रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी शब्द में लगा रहेगा। बात समझ नहीं, जो अ लगा रहेगा, बात समझ नहीं, वो हमेशा अंग्रेजी के शब्द में लगा रहेगा, हिंदी के शब्द में नहीं लगा रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी का स्वर, अंग्रेजी का स्वर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अंग्रेजी का स्वर, ठीक है ना। आगत स्वर या उसको क्या कहते हैं, आगत स्वर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे देखिए ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, नॉलेज। तो ये जहाँ भी अ यानी अर्धचंद्र बिंदु है ना, उसका प्रयोग हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। और ये जो है अर्धचंद्र जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं या फिर अंग्रेजी का स्वर भी कहा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में थोड़ा सा इसके हम लोग नॉलेज लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे जो है इसके प्रकार को भी देखेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना, उसकी परिभाषा वगैरह को समझिए। स्वर वर्ण के प्रकार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और जाति के आधार पर, यानी स्वर वर्ण को हम कितने भागों में बांट दिए, 2 भाग में, मैंने 2 आधार पर बांट दिए। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में इकाई समय लगता है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर, ठीक है ना, तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर आए दूसरा नंबर का दीर्घ स्वर। जाति के आधार पर देखेंगे तो सजातीय स्वर और सजातीय स्वर, ठीक है ना। ये बिल्कुल दिमाग में क्रिएट नोट्स बनाते चलिए। हालांकि सबका फोटो हम आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और बवाल मचाते रहिए, ठीक है ना। आइए यहाँ पर समझिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वैसा स्वर जिनके उच्चारण में इकाई समय लगता है
ह्रस्व स्वर कहलाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसको बोलने में एक मात्रा का यूनिट समय लगता है। बात समझे कि नहीं? या इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। बात समझे कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, खूब ध्यान रखिए। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, उसको मूल स्वर भी कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ह्रस्व स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? इकाई समय लगता है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। जैसे अ, छोटी छोटी ऊ एवं री, टोटल संख्या इसका 4 होता है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, टोटल संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो ह्रस्व स्वर का टोटल संख्या 4। अब आइए, अब दीर्घ स्वर को थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कहीं से हम मिले, कहीं से तुम मिले, दिल मिला। अब आइए, करेगा दीर्घ स्वर, वैसा स्वर जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगुना समय लगता है। यानी जो ह्रस्व स्वर में इकाई समय लगता था, अब दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगेगा, यानी 2 इकाई समय लगेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर दिखा। इसीलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रा में बोला, इकाई समय में बोल जाता था, इसलिए उसको एक मात्रिक स्वर बोला जाता था। ठीक है ना, और जब वह दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक मतलब 2 इकाई समय लग रहा है, बात समझे कि नहीं, तो उसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, अब दिमाग में रखिएगा। देखिए, दीर्घ स्वर का टोटल जो संख्या होता है ना, वो 7 होता है। दीर्घ स्वर का टोटल संख्या कितना होता है? 7, क्योंकि 4 होता है उधर, तो 7 इधर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दीर्घ स्वर का टोटल संख्या 7। अगला देखिए, आ, बड़ी बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ, ये टोटल संख्या। अच्छा, क्यों इसको दुगुना समय लगता है? क्योंकि इसको 2 स्वर के मिलने से बना है। ठीक है ना, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर आ बना अ और अ के मिलने से, बड़ी ई बना छोटी ई, 2 छोटी ई मिला तो छोटी, बड़ी ऊ बना छोटी ऊ मिलने से। बात समझ नहीं? तो अर्थात देख रहे हो कि 2 तरह के स्वर जब मिल रहा है ना, 2 तरह के जो स्वर मिल रहा है, तो खूब ध्यान से देखिए कि ये जो है एक नया स्वर बन रहा है। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए उसको दीर्घ कहा गया, क्योंकि ये बड़ा स्वर है, इसलिए उसको दीर्घ स्वर कहा गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? ठीक है, तो देखिए, अ बोलेंगे और अ, इसको बोलने में इकाई समय। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं कि आ जो है और अ के मिलने से बना था, अ बोलेंगे इकाई समय लगा, फिर अ को इकाई समय, 2 इकाई समय नहीं लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ई को बोलने में इकाई समय, फिर ई को बोलने में इकाई समय, यानी इकाई 2 इकाई हो गया, तो इसलिए 2 इकाई। उसी तरह ऐब जो बना है, अ और आ के बाद छोटी बड़ी आएगा तो ऐ बन जाएगा। अ और आ के बाद ऊ और ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। अ और आ के बाद ओ अ आएगा तो क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर अगर हम बोलेंगे आपको, तो समझ जाइएगा 2 तरह के स्वर के मिलने से जब नया स्वर बनेगा, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, और उसको बोलने में 2 इकाई का समय लगता है। ठीक है, अब आ गया संयुक्त स्वर। एक अलग तरह से हमें पढ़ना होगा संयुक्त स्वर। जब भी हम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, एकदम प्यार से समझिएगा, चिपक जाएगा दिमाग में। संयुक्त का मतलब समझ जाइएगा, जब एक ही जाति के अलग अलग 2 वर्ण मिलेगा तो उसे हम संयुक्त कहेंगे। अब संयुक्त यानी स्वर कहें, इसका मतलब 2 स्वर अलग अलग स्वर। बात समझे कि नहीं? जब 2 अलग अलग स्वर मिल करके एक नया स्वर को बनाएगा तो उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। 2 अलग अलग व्यंजन मिल करके नया व्यंजन को बनाएगा तो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है ना, तो जहाँ संयुक्त आ जाए, इसका मतलब समझिएगा कि 2 तरह के वर्ण, अब स्वर लगाएगा तो 2 तरह के स्वर वर्ण मिलेगा तो संयुक्त स्वर, 2 तरह के व्यंजन वर्ण मिलेगा तो संयुक्त व्यंजन। एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बोलेंगे? वैसा स्वर वर्ण जो 2 अलग अलग तरह के स्वर वर्ण के मिलने से बना हो, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन भी, तो उसको भी वही बोलेंगे, वैसा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की जगह पर व्यंजन बोलेंगे। जो 2 अलग अलग तरह के व्यंजन वर्ण के मिलने से बना है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है कि नहीं यार? कितना आसान है, एकदम बिल्कुल एकदम बवाल तरह। ठीक है ना, अब समझिएगा, संयुक्त स्वर का संख्या टोटल जो होता है 4 को होता है। कौन? ए ऐ ओ औ। जैसे समझिए यहाँ पर खूब बन जाए, आ बड़ी ई बड़ी ऊ, ये देखिए सेम तरह के, एक ही तरह के स्वर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बना? दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ संयुक्त किसको बोलेंगे? देखिए, जब अलग अलग, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, हई ए जो बन रहा है, अ के बाद दूसरा स्वर अ या आ के बाद कोई छोटी ई बड़ी ई आ रहा है, तब बन रहा है क्या? ए। उसी तरह अ किसके बाद बन रहा है? अ और आ के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? अ जो बन रहा है, अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ रहा है तो अ बन रहा है। बात समझे कि नहीं? ओ के बाद छोटी, अगर हम लोग बात करेंगे, ओ जो है, अ आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ आ रहा है तो ओ जो आ रहा है, अ आ के बाद ओ आ रहा है तो औ बन रहा है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिए, 2 जब अलग अलग स्वर मिलेगा और जब नया स्वर बनेगा तो उसे हम संयुक्त कहेंगे। और जब एक ही तरह के स्वर मिलेगा
और नया स्वर बनेगा तो उसे दीर्घ कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। दीर्घ कब बोलेंगे? जब एक ही तरह के स्वर मिलेगा तब दीर्घ स्वर। संयुक्त कब बोलेंगे? जब अलग अलग तरह के स्वर मिलेगा तब उसको संयुक्त कहेंगे। जब अलग अलग तरह के स्वर मिलेगा तब उसको संयुक्त कहेंगे। एकदम आसान है ना यार, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आगे देखो, अब आगे देखें पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से ज़्यादा ही उसको बोलने में कम से कम 3 इकाई समय लगता है। बात समझ नहीं, उसको बोलने में कितना समय? 3 इकाई समय लगता है। तो वैसा स्वर में जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे हम पलुप्त स्वर कहते हैं। उसमें एक वर्ड बहुत फेमस है, ओम। ओम शब्द, इसको जब आप बोलिएगा ना तो बहुत देर ले इसका आवाज़ जो है कंटिन्यूअस, जैसे बोलिएगा ओम ओम, तो इसको बहुत लंबा बोला जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए जाति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जाति के आधार पर स्वर को 2 भेद है। एक सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या होता है? वैसा स्वर वर्ण का युग्म जिसका उच्चारण लगभग एक जैसा हो। जैसे देखिए अ आ, ई बड़ी ई, उ अ आ, ई उ। एक जैसा स्वर है कि नहीं? इसको बोलने में एक जैसा स्वर उच्चारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब इसको बोल रहे हैं तो एक जैसा साउंड उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसे स्वजातीय स्वर कहेंगे। अब विजातीय स्वर का मतलब सिंपल है कि वैसा स्वर जिसको उच्चारण में जब अलग अलग साउंड क्रिएट होगा, अलग अलग साउंड उत्पन्न होगा तो उसे हम विजातीय स्वर कहेंगे। जैसे देखिए विजातीय स्वर वैसा स्वर जिसके युग में, वैसा स्वर वन के युग में जिनके उच्चारण करने का तरीका एक दूसरे से भिन्न विजातीय स्वर कहलाता है। जैसे अ ई, अ उ, ई ए, तो अलग अलग जब एक साथ होगा तो उसे विजातीय कहेंगे। हो गया कि नहीं होगा? क्लियर, एकदम बिल्कुल बवाल। अब देखिए, अब कर रहा है क्या? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा का मतलब समझिए, स्वर वर्ण का वह रूप जो प्रायः दिखता तो नहीं है किंतु उनमें व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव हो पाता है, उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्रा का मतलब स्वर वर्ण का वह रूप जो दिखता तो नहीं है ऊपर से, लेकिन वो व्यंजन के साथ मिल करके व्यंजन के उच्चारण को संभव बनाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो व्यंजन का उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, व्यंजन में व्यंजन वर्ण का उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मात्रा क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब मात्रा यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम बता दिए थे पहले ही, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, हालांकि फ़ोटो भी डाल देंगे आपको, ठीक है ना। अब आइए खूब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 12 खड़ी क्या होता है? 12 खड़ी क्या है? 12 खड़ी का मतलब जब किसी व्यंजन वर्ण के सभी स्वर की मात्राओं री को छोड़ करके, बस री अंग और अह को छोड़ करके, बस समझिए, री को छोड़कर एवं अंग और अह के साथ, बस समझिए, इसमें री छोड़ दिया था। 12 खड़ी का मतलब ककहारा गगहारा ये सब नहीं पढ़ते, उसी को 12 खड़ी कहा जाता है। तो जब व्यंजन वर्ण किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जो होता है, आप स्वर वर्ण को मिलाकर, स्वर वर्ण की मात्राओं के साथ मिलाकर के उसको, जिसमें री छोड़ दिया जाता है और अंग और अ को मिला दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो रूप प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं, जैसे ककहारा क का की क सही कु, बस समझिए नहीं, के कै को कौ कंग कह, ऐसे होता है कि नहीं होता? तो उसको 12 खड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। हम लोग ककहारा बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब कुछ ललन टॉप बात समझिएगा, बहुत ही बवाल तरीका से। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? मात्राएं व्यंजन के पहले, बाद में, ऊपर या नीचे लगती है। मात्रा जो होता है ना वो व्यंजन के पहले लगता है, बाद में लगता है या ऊपर लगता है, लेकिन र के साथ बीच में लगता है। जैसे आप देखिए, आप रू लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब ओ लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए ये ऊपर लग सकता है, नीचे लग सकता है, आगे लग सकता है, पीछे लग सकता है, लेकिन र में क्या होता है? बीच में लगता है। बात समझ आया कि नहीं है? अब देखिए, पलुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो सब बताए भी किए थे। देखिए, हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर, उसका संख्या 4 होता है। संयुक्त स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना, उसका संख्या 4 होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है क्या कि किसी भी स्वर के साथ किसी भी दूसरे स्वर की मात्रा का उपयोग नहीं होता है, यानी कभी भी एक स्वर के साथ दूसरा स्वर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे खूब गौर से समझिए, जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी भी ऐसा देखे हैं क्या कि लिखा हो अ प्लस ए, यानी इस तरह ए लिखा रहेगा, आप देखिए ऐसा लिखा रहेगा, उ नहीं लिखा रहेगा। तो स्वर के साथ कभी भी दूसरा स्वर के मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर समझा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला क्या आप कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या? स, यहाँ पर कहने का मतलब खूब ध्यान से समझिएगा, ये वाला बात बोल रहा है, थोड़ा सा आप समझने वाली बात कह रहा है कि तालव्य स और ह के साथ जब री की मात्रा लगती है तो इनका रूप बदल जाता है। यानी तालव्य स्वर और ह के साथ री जो लगता है ना, उसके बाद जो होता है उसका रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है उसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर
कह रहा है क्या, स के साथ री लग जाएगा तो श्री बन जाता है। जैसे खुद तो गौर से समझिए, यहाँ पर कह रहा है क्या कि अगर तालव्य स के साथ अगर भाई साहब यहाँ पर री लगेगा तो क्या बन जाएगा, श्री बन जाता है। क्या बन जाता है, श्री बन जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें, जैसे आप लोग लिखते हैं ना श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, बात समझे कि नहीं। उसी तरह अगर ह के साथ री लगता है तो वो क्या बन जाता है, हिरी बन जाता है। जैसे हृदय लिखते हैं कि नहीं लिखते, हृदय। यहाँ पर खूब गौर से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं घुमा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, हृदय। तो इसी तरह आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बात समझ आया। तो चलिए हम लोग अब जो है आगे वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन के बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को समझेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा और डिसलाइक कीजिए, और दोस्तों के पास भाई साहब जरूर शेयर कीजिए, कम से कम हेल्प कीजिए, ठीक है ना। चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए मिल करके, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और ये जो नोट्स आपको चाहिए तो तुरंत से आइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। जो भी पढ़ाएँ अभी आपको पूरा का पूरा नोट्स वहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।